क्वेश्चन नंबर 11 ये सीबीएसई का है, 17 गुजरात बोर्ड का है। An infinite line charge produces a field of 9 into 10 raised to the power 4 न्यूटन पर कूलम at a distance of 2 सेंटीमीटर। मतलब आर का वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया, 2 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट करके लिख दिया। कैलकुलेट लीनियर चार्ज डेंसिटी। अब ई का वैल्यू गिवन है, आर गिवन है, लैम्डा आपको निकालना है, केसी आपको पता है, तो यहां से निकाल लीजिए 2 केसी लैम्डा बाय आर। लैम्डा को सब्जेक्ट बनाएंगे तो आ जाएगा ई इंटू आर डिवाइडेड बाय 2 केसी। इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह लिख दीजिए 9 इंटू 10 रेस्ट की पावर 4, आर है 2 इंटू 10 रेस्ट की पावर -2, और केसी का वैल्यू 9 इंटू 10 रेस्ट की पावर 9। यहां से आपका लैम्डा आपको मिल जाएगा, और लैम्डा चार्ज पर यूनिट लेंथ होता था, तो ऐसा यूनिट हो जाएगी कूलम पर मीटर। किसी को कोई डाउट? इजी, ओके। तो ये कैलकुलेशन वाला पार्ट आप अपने लिए रख सकते हैं, आंसर्स वहां दे ही रखे, गिवन है। डन एवरीवन? ओके ओके डन। अब क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। अच्छा क्वेश्चन है ये ज्यादातर क्वेश्चन बोर्ड या एनसीईआरटी के ही है, तो आएंगे तो चांसेस है एज इट इज ही आ जाए। क्वेश्चन नंबर 12 सीबीएसई 18 जीएसईबी। रीड करो क्वेश्चन, तब तक मैं डायग्राम बना रहा हूं, और ट्राई करो क्वेश्चन को समझने का कि व्हाट इज गिवन डेटा एंड व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट। वरुण रीड क्वेश्चन। A hollow cylindrical box of length 0.5 meter and area of cross section 20 centimeters square is placed in a three-dimensional coordinate system as shown in the figure. The electrical field in the region is given by E is equals to 20 I cap, 20 x I cap, where E is in Newton Coulomb and x is in meters. Find न्यूटन पर कूलम, Newton per coulomb. X is in meters, and find the net flux through the cylinder first. Second, charge enclosed in the cylinder. ठीक है। सो डायग्राम आपको फिगर 65 दे ही रखा है, एक सिलेंड्रिकल बॉक्स है जिसको एक्स एक्सिस पे 3 डायमेंशनली रखा हुआ है। नाउ जो क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक फील्ड दी गई है, वो देख कर क्या आप बता सकते हो फील्ड यूनिफॉर्म है या वेरिएबल? वेरिएबल है सर। यस, ऑब्वियस सी बात है, फील्ड के फॉर्मूले में एक्स आ रहा है, तो एक्स क्या बता रहा है कि फील्ड जैसे जैसे आप एक्स एक्सिस पे आगे जाओगे
ओरिजिन से फील्ड का वैल्यू बढ़ता जाएगा एक्स के साथ। तो फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है, वेरिएबल। अब फ्लक्स निकालने की जब कभी भी बात आए, आपका दिमाग दो ही फॉर्मूले पर दौड़ना चाहिए। या तो क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बारे में कुछ दिया हो तो आप फ्लक्स निकाल सकते हो इस फॉर्मूले से, ई ए कॉस थीटा। और कभी कभी ये नहीं दिया होता है तो फ्लक्स का एक और फॉर्मूला होता है क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। यही दोनों को इक्वेट करके गॉसेस लॉ बना हुआ है। गॉसेस ने करा क्या है, फ्लक्स के दो फॉर्मूले को इक्वेट कर रखा है। वहां से ही हमने बहुत सारी चीजें सॉल्व की थी। तो यहां पर क्योंकि अभी तक चार्ज की बात नहीं की गई है क्वेश्चन में, तो दूसरा वाला फॉर्मूला एलिमिनेट हो जाता है फ्लक्स का, वो तो आएगा ही नहीं पहले। तो पहले मेरे को ई और ए दिया हुआ है, उससे ही मेरा फ्लक्स निकलने वाला है फर्स्ट पार्ट का आंसर। क्रॉस सेक्शनल एरिया को मैंने लिख दिया है कन्वर्ट करके, और आप देख सकते हो सिलेंडर है तो दोनों साइड का क्रॉस सेक्शन सेम ही रहेगा सर्कुलर एंड्स का। अब मैं डायग्राम में एरिया वेक्टर का डायरेक्शन बता रहा हूं, तो उससे पहले मैं जानना चाहूंगा उपांशु, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर? कभी भी एरिया वेक्टर का डायरेक्शन मैंने हर क्लास में हर डेरिवेशन में बताया, क्या होता है एरिया वेक्टर का डायरेक्शन? perpendicular to the surface. वेरी गुड। एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू दी सरफेस। तो अगर वो चीज दिमाग में रख के मैं यहाँ पे बनाऊं तो बताना मैंने जो बनाया वो सही है क्या। यहाँ का एरिया वेक्टर इधर, इस फेस का यहाँ का एरिया वेक्टर इधर, और कर्व्ड एंड का एरिया वेक्टर इधर, सही है। तीनों लाइंस जो मैंने बनाई एरिया वेक्टर की वो सरफेस से परपेंडिकुलर ही है। बट इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी एक्सिस के अलोंग गिवन है? आई कैप लिखा हुआ है, दैट मींस इट इज एक्टिंग अलोंग एक्स डायरेक्शन। तो ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया है, जो तीनों ही फेसेस के लिए सेम रहेगा, वो सर्कुलर एंड कोई भी हो, सर ये हो या ये वाला फेस, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस के अलोंग है। तो ये मेरा हो गया सर्कुलर एंड वन, इसको मैंने फाई वन बोल दिया। तो फाई वन का फ्लक्स क्या होगा, इस सरफेस से कितना फ्लक्स लिंक हुआ होगा? तो मैं बोलूंगा इस सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी E1 वो एरिया ए एंड कॉस थीटा, सही है फॉर्मूला। मैंने एरिया के आगे A1 नहीं लिखा, क्यों? क्योंकि क्रॉस सेक्शनल एरिया दोनों ही फेस के सेम होने वाले, तो A1 A2 लिखने की जरूरत नहीं है। बट फील्ड क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म है, दैट्स व्हाई आई हैव रिटन E1 नॉट E। अब जिस पर्टिकुलर पार्ट को मैंने शेड किया है उसका डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन क्या है? 0.5 डिस्टेंस पर है ना, तो वहां की इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी? 20, एक्स की वैल्यू कितना है 0.5, एरिया का वैल्यू कितना है यहाँ पे 20 इंटू 10⁻⁻⁴। तो ई ए, और यहाँ पे आप देख सकते हो एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एंटी पैरेलल है, तो कॉस 180 हो जाएगा। समझ में आया? तो ये आपका टोटल निकल जाएगा यहाँ का फ्लक्स। तो 5-1 निकल जाएगा आपका, ये हो जाएगा 20 इंटू 10⁻⁻³ माइनस में cos 180 -1 होता है, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 10⁻⁻²। ये फ्लक्स वन पहली सरफेस का आया, और यूनिट होता है फ्लक्स का न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। किसी को कोई डाउट? कैलकुलेशन आप अपने हिसाब से कर सकते हो, उसके लिए आप मेरे लिए या मेरा मेथड मत देखिए। मेरा काम था फिजिक्स समझाना, और मेरी कहीं गलती हो तो मुझे बता देना। यस द्वारकेश। सर आपने लास्ट में 2 इंटू 10⁻² लिखा है, तो माइनस साइन था वो कहाँ गया? ये रहा। और मतलब माइनस आई कैप की तरफ आएगा, इसका डायरेक्शन है कैसे? माइनस आई कैप की बात अभी मैं नहीं करूंगा। अभी जब मैं फ्लक्स की बात कर रहा हूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, एरिया वेक्टर इस तरफ है, और एंगल ई और ए के बीच का देखा जाता है, तो ये cos 180 का -1 आया।
फ्लक्स का कोई डायरेक्शन नहीं होता है द्वारकेश, फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी, याद रखिएगा। हाँ सर। सो ये माइनस साइन सिर्फ फ्लक्स के अंदर आया है, इट इज नॉट डायरेक्शन, फ्लक्स का कोई डायरेक्शन नहीं। यस वरुण। सर ये तो ठीक है कि फ्लक्स कोई डायरेक्शन नहीं है, बट उसमें एक और पॉइंट लिखा था, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ वेक्टर क्वांटिटी। यस, तो सर वो कैसे 11th राइट कर सकते हैं? वरुण 11th स्टैंडर्ड में वर्क पढ़ा था, 9th 11th स्टैंडर्ड में वर्क डन, यस यस पढ़ा था। डिफाइन वर्क डन डॉट डॉट प्रोडक्ट ऑफ क्या बोलते हैं, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। इज फोर्स अ वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर? वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर? वेक्टर वर्क डन इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो 11th स्टैंडर्ड में ये बताया गया था, जब भी दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट किया जाता है आंसर हमेशा स्केलर आता है, दैट्स व्हाई डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट भी बोला जाता है। तो यहां पर भी फ्लक्स में हम किन दो चीजों का डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं, फील्ड एंड एरिया वेक्टर, बोथ आर वेक्टर, और जब डॉट प्रोडक्ट किया जाता है तो आंसर स्केलर होगा हमेशा। ठीक है सर। ठीक है, चलिए सिमिलरली φ1 निकल गया तो आप φ2 भी निकाल सकते हैं, ये वाली सरफेस का फ्लक्स। तो φ2 सेम लॉजिक से निकलेगा, φ2 हो जाएगा E2 a cos थीटा। सेकेंड फेज पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा 20 और x का वैल्यू 0.5 प्लस 0.5 विच इज 1। एरिया तो चेंज हुआ नहीं है, तो 20 इंटू 10⁻⁻⁴ और cos 0, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर सेम डायरेक्शन में होंगे फॉर फेज 2, तो यहां पर हो जाएगा cos 0। तो आपका आंसर आ गया 4 इंटू 10⁻⁻² न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। सही है, तो दोनों फेज के निकल गए, और भाई φ3 तो 0 होगा ये वाला, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर 90 डिग्री पर है, तो कोई फ्लक्स आएगा ही नहीं। तो टोटल फ्लक्स फर्स्ट पार्ट में निकालने को बोला है ना, फाई टोटल क्या हो जाएगा φ1 प्लस φ2 प्लस φ3, तो यहां पर -2 इंटू 10⁻⁻² प्लस 4 इंटू 10⁻⁻² प्लस 0, तो यह आ जाएगा आपका 2 इंटू 10⁻⁻²। फ्लक्स का वैल्यू यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। 0.02 भी लिख सकते हो अगर आपको अपना आंसर नोट जैसा देखना चाहते हो। इजी। तो रूल, कोई भी टाइप का सिलेंडर हो, क्यूब हो, बॉक्स हो, कुछ भी दिया हो ऐसा, आपको इंडिविजुअल फेज का फ्लक्स निकालो और ऐड कर दो सिंपली। अच्छा, फ्लक्स अगर मिल जाए तो चार्ज निकाला जा सकता है क्या? मैंने आपको फ्लक्स का दूसरा फॉर्मूला भी बताया है, फ्लक्स इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज क्यू एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट होता था। तो अब सेकंड पार्ट में क्या बोला है आपको निकालने को क्वेश्चन के, चार्ज एनक्लोज्ड इन द सिलेंडर। तो अगर आपके पास फ्लक्स का फॉर्मूला है तो फ्लक्स इज क्यू एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, चार्ज एनक्लोज्ड कितना आ जाएगा फ्लक्स इनटू एप्सिलॉन नॉट। फ्लक्स आपका निकल के आया 2 इंटू 10⁻⁻², 8.85 इंटू 10⁻⁻12। आंसर जो भी आए यूनिट कूलम लिख देना, चार्ज है तो। ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 एंड 18 आपके आपके नोट्स के अकॉर्डिंगली कंप्लीट। कोई डाउट हो पूछ लो। क्लियर है? आर्या, धीर, दिव्रत, भीष्म, तनुष, काव्य, दीप, ये वीडियोस ऑन करो जिनके बहुत सारे के ऑफ आ रहे हैं यार, मैं निकाल दूं बिना बोले क्लास से। गलती से रिमूव पे आ गया ना मेरा बटन, आप आज की क्लास में तो एंट्री नहीं ले पाओगे। जूम का फीचर एक बार रिमूव करने पर नहीं निकलोगे, मतलब वापस एंट्री नहीं ले सकते। ओके प्रीत, जिसका नो इशू प्रीत, मुझे पता है जो लोग रेगुलर बेसिस पे करते हैं मैं उनसे चाहता हूँ, जो नहीं करते। यूवी मीटिंग की थी भाई हमने, मैं वापस मीटिंग ना करना पड़े।
सेम गो तनुष. ओके सौम्या, नो इशू. क्वेश्चन नंबर 13 जो सीबीएसई वाला है वो मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं, क्योंकि मैंने आपको सब बता दिया उससे रिलेटेड. सब कुछ बता चुका हूं मैं उससे रिलेटेड आपको. फ्लक्स कैसे निकालते, चार्ज कैसे निकालते, अगर फ्लक्स दिया हो तो चार्ज कैसे निकालते, तो वो मैं आप भी करेंगे. मैं 14 पर जाऊंगा. तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. सो क्वेश्चन नंबर 14 ये आपको आपके सीबीएसई के नोट्स में मिलेगा. और जीएससीबी में आपको 1.5 सेशन में जाना पड़ेगा. आपका ये क्वेश्चन 1.5 सेशन का अगर आपने कर लिया है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो क्वेश्चन नंबर 11. तो ये आपका उधर का पार्ट हो जाएगा अगर नहीं हुआ है. आदि को पता लग गया अभी तक जो करवाया वो. ऑलराइट. नो अमय, आप जब अपना होमवर्क करते हो अलग अलग, तो आप लोगों को होमवर्क में क्वेश्चंस लिखने का जरूरत नहीं है. आप सिर्फ सेशन में नंबर डाल दीजिए. अमय ये करना है, ये सब मैं करवा रहा हूं, तुम थोड़ी ना कर रहे हो. हमारे बोल रहा सर यहाँ पे कर लिया तो करने की जरूरत है यार, करने की जरूरत है, ये मैं करवा रहा हूँ, तुम मेरे को करवा रहे होते तो मैं मना कर देता. तो ये तो मैं मेरी प्रैक्टिस हो रही है. आपको अपनी जब खुद, और देखना ये होगा जब आप खुद से लिखने बैठोगे तो कभी कभी अच्छी चीज के डाउट निकल के आ जाते. अभी हाल नहीं ध्यान जाता, खुद से करने पर आता है. तो मैं चाहता हूँ वो डाउट आया तो आप मुझसे पूछो. तो ये तो आप लोगों को करना है. चलिए 14 क्वेश्चन सब रीड करके रखिए जब तक मैं डायग्राम बना रहा हूं. 14 एंड फॉर जीएससीबी इट्स 11. जितने भी डीपीएस के स्टूडेंट है जिनको चैप्टर नंबर 2 का कुछ पार्ट एग्जाम में आ रहा है, मैंने ग्रुप पे कुछ टाइम पहले ही वीडियो चैप्टर 2 के अपलोड करवा दिए थे. जो हाफ चैप्टर आपको आ रहा है तो आप उसके भी देख सकते, डाउट पूछ सकते हो, सो दैट अगर आपको एग्जाम में उससे कुछ हेल्प मिल जाए चैप्टर 2 में. आपके स्कूल के पेस पर तो डेफिनेटली मैं नहीं जा पाऊंगा, नहीं तो स्कूल में भी पैसे बर्बाद और इधर भी पैसे बर्बाद. समझ तो कहीं भी नहीं आएगा. स्कूल तो क्या मजबूरी है, एडमिशन लेना ही पड़ता है. ऑलराइट. यूवी भाई वीडियो तो तेरा नहीं दिख रहा है, और अलग से बात करूंगा उसके लिए. चल. An electric field is uniform
and in the positive x direction for positive x-axis and uniform with the same magnitude but in the negative x direction for negative x-axis. उसका वैल्यू है 200 I cap न्यूटन पर कूलम. A right circular cylinder of length 20 centimeter and radius 5 centimeter has its center at the origin and its axis along x direction, so that one face is at a distance of 10 centimeter and another phase is at negative 10 centimeter from the origin. चार पार्ट्स क्वेश्चन में निकालने को बोला गया है. क्वेश्चन सिंपल है. एक इस टाइप का सिलेंडर है जिसका सेंटर ओरिजिन पे कंसीडर कर लिया गया है. इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जो ज्ञान बांटा गया है वो है कि भाई अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस में जाओगे तो फील्ड का वैल्यू आ जाएगा 200. मैग्नीट्यूड सेम है बट वो इस डायरेक्शन में होगी आई कैप. अगर इधर जाओगे तो फील्ड इस डायरेक्शन में होगी, सेम मैग्नीट्यूड अपोजिट डायरेक्शन. तो वेक्टोरली रिप्रेजेंट करूंगा तो ये ई का वैल्यू कितना आ जाएगा, इधर -200 आई कैप, इधर 200 आई कैप. मैग्नीट्यूड देखो सिर्फ 200 याद रखना मैग्नीट्यूड के लिए. अब आपको बोला गया है चार पार्ट है निकालने की. पहला, व्हाट इज द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू ईच फ्लैट फेस. तो भाई फ्लैट फेस किसे बोलते हैं, यही फ्लैट फेस है ना आपके, ये वाले. तो ये फ्लैट फेस से कितना फ्लक्स लिंक हुआ होगा, तो ये एक फ्लैट फेस, ये आपका दूसरा फ्लैट फेस. तो यहां का फ्लक्स फर्स्ट पार्ट में निकालना रहेगा. तो मान लेते हैं अगर ये मेरी सरफेस 1 है, ये मेरी सरफेस 2, तो फर्स्ट पार्ट में निकालना रहेगा φ1 एंड φ2 का वैल्यू. फिर सेकंड पार्ट में बोला है व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द साइड ऑफ द सिलेंडर, मतलब ये थर्ड. इनके फ्लक्स क्या होगा वो हो जाएगा सेकंड पार्ट में. थर्ड पार्ट में बोला है व्हाट इज नेट फ्लक्स या नेट आउटवर्ड फ्लक्स. तो जो फर्स्ट दो पार्ट में फ्लक्स निकले सबको सम कर दो, φ1 + φ2 + φ3, तो टोटल फ्लक्स मिल जाएगा. एंड फोर्थ पार्ट इज चार्ज निकालना है. तो अभी पिछले क्वेश्चन में बताया था फ्लक्स आदि अगर गिवन हो तो चार्ज निकल सकता है या नहीं निकल सकता है, निकल सकता है. फॉर्मूला ये रहा, फ्लक्स गिवन हो तो चार्ज निकाला जा सकता है. तो याद रखिएगा, बार बार अपनी दिमाग की घंटियां सब बंद मत कर देना बार बार जब मैं एक ही चीज बता रहा हूं, तो इसलिए क्योंकि काम आएगी. चलिए तो 1 बाय 1 करते. दोनों फ्लैट फेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम, दोनों फ्लैट फेस पे क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम. अब बात आती है एंगल की. तो यहां का एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा, यहां का एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा और यहां का एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा. तो यहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल 0 बन रहा है, यहां पर भी 0 बन रहा है. तो देखा जाए तो φ1 और φ2 का वैल्यू सेम ही आने वाला है, कोई चेंजेस नहीं होंगे फ्लक्स में. अब मैं उसको दो तरीके से सॉल्व कर सकता हूं. एक थ्रू वेक्टर्स, डायरेक्टली आई कैप का कंसेप्ट लगाओ, और दूसरा मैग्नीट्यूड निकालो डायरेक्टली ई cos थीटा से. सबसे पहले एरिया निकालते हैं. हमको क्वेश्चन में रेडियस दिया है, तो पाई r स्क्वायर, और रेडियस कितना दिया है 5 सेंटीमीटर. तो 5 × 10⁻⁻², यह आपका मीटर स्क्वायर में एरिया आ जाएगा. तो 25 पाई × 10⁻⁻⁴, ये एरिया आ गया मैग्नीट्यूड वाइज. सही लिखा है मैंने? ओके. अब फर्स्ट पार्ट में अगर मैं φ1 की बात करूं तो φ1 क्या होगा, E.A. इस फेस की बात कर रहा हूं. तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है यहां पर, तो मैं लिख देता हूं -200 आई कैप डॉट एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में कितना होगा, तो मैग्नीट्यूड वाइज
25 पाई इंटू 10 रेज़ टू द पावर -4, और इसका डायरेक्शन भी एरिया वेक्टर का नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, तो इसको भी डायरेक्शन क्या दूंगा मैं, -i कैप। तो ये हो गया मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड और ये हो गया मेरा एरिया वेक्टर। किसी को इसमें डाउट है? मैग्नीट्यूड एरिया वेक्टर का ये था। जिस तरीके से फील्ड का इस डायरेक्शन में -i कैप लिख रहे थे, एरिया वेक्टर में भी -i कैप होगा, और ये वाला डायरेक्शन एरिया वेक्टर का +i कैप। अब मैं वेक्टर का अगर प्रॉपर्टी लगाऊं तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये माइनस इंटू माइनस ये तो गायब हो जाएगा। 200 इंटू 25 पाई इंटू 10 रेज़ टू द पावर -4 ये, और यहां पे क्या बचा, i डॉट i। अगर वेक्टर की क्लास अटेंड की थी तो i डॉट i पता होना चाहिए 1 होता है, i कैप डॉट i कैप इज 1। तो ये पार्ट गया, बस अब आपको इनको मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये आ गया आपका 25 इंटू 250 पाई 10 रेज़ टू द पावर -2, और इसको फर्दर आप खुद सॉल्व कर लीजिए। तो इसका आंसर आपका 1.57, हाँ 1.57 आ जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। दिस इज 5-1। कोई डाउट किसी को मेरे 5-1 में? जिसको पता लग गया फेज 2 के लिए क्या करना है, स्टार्ट हो जाओ कॉपी में, और जिसको नहीं लगा वो मेरे स्क्रीन पे देखिएगा। फाई 2 भी भाई क्या होगा, E डॉट A। अब फाई 2 ये वाला फेज था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा प्लस में 200 i कैप डॉट 25 पाई इंटू 10 रेज़ टू द पावर -4 i कैप। सेम आंसर 1.57 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो ये आपके 5-1 5-2 आ गए, जो कि सेम ही है। फर्स्ट पार्ट में किसी को कोई डाउट है तो प्लीज बताइए। डन है क्या? ऑलराइट, गुड। बस सबसे ज्यादा कैलकुलेशन वाला पार्ट फर्स्ट ही था, बाकी तो आंसर ही लिखने में को सब। सेकंड पार्ट, फाई 3 की वैल्यू निकालने को बोला है। आंसर क्या है, 0। क्यों? थीटा इज 90 डिग्री। एक स्टेप बढ़ा के लिखना है तो लिख देना E A cos 90, cos 90 इज E। सेकेंड पार्ट में बोला था ये कर्व्ड सरफेस का फ्लक्स निकालो, कोई फ्लक्स पास नहीं होगा वहां पर, थीटा इज 90। थर्ड पार्ट में बोला है टोटल फ्लक्स बताओ। तो ये तो इजी है यार, टोटल फ्लक्स तो फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3, 1.57 प्लस 1.57 प्लस 0, पाई बन गया 3.14। दिस इज योर टोटल फ्लक्स। बार बार बोल रहा हूं यूनिट लिखना मत भूलना, खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात होती है, यूनिट ना लिखना। एंड लास्ट फोर्थ पार्ट, चार्ज निकालना है। तो फ्लक्स टोटल इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू एनक्लोज्ड हो जाएगा टोटल फ्लक्स इनटू एप्सिलॉन नॉट। टोटल फ्लक्स आया आपका 3.14 और 8.85 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -12 एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है। इधर से आपका आंसर आ जाएगा 2.78 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -11 कूलम। ये आपका चार्ज आ गया। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 14 एंड 11 जीएसीबी का के हिसाब से कंप्लीट हो जाता है। कोई भी डाउट किसी भी पार्ट में किसी को भी हो मत पूछना, बस पूछ के तो मैंने बोल ही दिया है, अब क्या बोलो, मत पूछना। देख नहीं पूछने की बात की तो द्वारकेश ने एंड्रेस कर दिया, पूछने की कर रहा था तब तक नहीं कर रहा था। सर 1.5 में डाउट है होमवर्क शीट में। कोई बात नहीं, मैं आता हूँ अभी सब पे।
एक बार जनरल जो करवाना है क्लास में वो कंप्लीट करवा दो, फिर डाउट्स ले। ओके सर। तो भाई न्यूमेरिकल वाइज आपके कंप्लीट हो जाते हैं। अब आता हूं मैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। तो सीबीएसई क्वेश्चन नंबर 9 ये बोर्ड का ही क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। और गुजरात बोर्ड में ये क्वेश्चन थोड़ा अलग तरीके से दिया है, तो आप गुजरात बोर्ड में चले जाइए, अभी 1.5 सेशन पर ही रहिए। आपको क्वेश्चन देखना है, क्वेश्चन नंबर 14। तो सीबीएसई क्वेश्चन नंबर 9, गुजरात बोर्ड क्वेश्चन नंबर 14, सेशन 1.5। सिमिलर नहीं है, सेम मतलब सेम नहीं है, सिमिलर है। क्वेश्चन मैं रीड कर रहा हूं, रीड करो आप, तब तक मैं डायग्राम बना रहा हूं। A point charge q is at a distance d by 2 directly above the center of a square of side d। एक स्क्वायर शीट है जिसका साइड है d, और उसके सेंटर से d/2 डिस्टेंस पर एक चार्ज q प्लेस कर दिया गया है। यूज गॉसेस लॉ टू ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर। गॉसेस लॉ का हेल्प करके ये फाइंड आउट कीजिए कि इस स्क्वायर से कितना फ्लक्स पास हुआ होगा। अब गॉसेस लॉ मैंने ये क्लियरली कर दिया था। यस तनुष, क्या करें? सर पहले इसको है क्यूबॉइड टाइप बना सकते हैं, मान सकते हैं। वेरी गुड। तो बेसिकली पहला स्टेप, तनुष अनम्यूट मत करना भी, मतलब म्यूट मत करना सॉरी। सबसे पहला स्टेप क्या होगा, हम एक गॉसियन सरफेस कंसीडर करेंगे, क्योंकि भाई गॉस लॉ तो लगता ही क्लोज सरफेस के ऊपर है। तो सबसे पहले तो हमको इस चार्ज को कहीं पर कैद करना पड़ेगा। तो अगर आपको बचपन में ये सिखाया गया है, मतलब बनाना, अगर आपने सीखा था कि भाई क्यूब इस तरीके से बनाए जाते थे, बड़ा मजा आता था उस वक्त तो बनाने में, आर्टिस्ट वाली फीलिंग आती। सो यहां पर आप इमेजिन कर सकते हैं, ये नीचे जो शीट है उसकी बात हो रही है। अब अगर मैं यहां पर चार्ज सेंटर में रख दूं और एक क्यूबिकल गॉसियन सरफेस कंसीडर करूं, तो अब तो मेरा चार्ज एक गॉसियन सरफेस के अंदर आ चुका है, एनक्लोज्ड हो चुका है। तो भाई गॉस ने बोला, क्या बोला तनुष? इंटीग्रेशन साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ ई ds इज इक्वल्स टू चार्ज इंटरनल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हाँ, वो उसका बेसिकली एक्सप्रेशन है, बट उसने ये चीज क्लियर कर दी थी कि जो फ्लक्स होगा, जो इस पूरे के पूरे क्यूब से फ्लक्स लिंक हो रहा होगा, वो सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा, एनक्लोज्ड चार्ज पर। वो कितना निकल के आएगा? क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। पूरे क्यूब का। पूरे क्यूब का, अच्छा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो बाकी सब स्टूडेंट्स देखिए कि अगर मुझे निकालना होता कि भाई इस क्यूब से कितना फ्लक्स, इसका कितना फ्लक्स होगा, तो अंदर चार्ज कितना है, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट कर दिया। बट क्या क्वेश्चन में पूरे क्यूब का निकालने के लिए बोला है आपको? क्वेश्चन में सिर्फ इस स्क्वायर शीट का निकालने के लिए बोला है, सिर्फ और सिर्फ इसका। तो ये कितना हिस्सा रखती है क्यूब का? 1/6। 1/6 पोर्शन। वेरी गुड तनुष। भाई क्यूब के अंदर 6 साइड्स है, आपको तो एक ही साइड का निकालने को बोला है फ्लक्स। तो आपको इसके लिए क्या करना रहेगा, क्यू बाय 6 एप्सिलॉन नॉट। तो ये आपका आंसर आएगा। तो लिखिए सबसे पहले क्वेश्चन में आप, कंसिडर एन इमेजिनरी cubical Gaussian surface. Consider an imaginary cubical Gaussian surface
consider an imaginary cubical Gaussian surface of side D. जो हम Gaussian surface consider कर रहे हैं उसकी भी side D ही ली गई. Then this point charge will be at the center of the cube. जब ऐसा करोगे तो ये point charge center पे आ जाएगा. So then this point charge will be at the center of the cube. Consider an imaginary cubical Gaussian surface of side D. Then this point charge will be at the center of the cube. So flux linked with each face of the cube, is Q by 6 epsilon naught. पूरे के पूरे क्यूब का पूछा होता तो भाई Q by epsilon naught आता, बट इससे कितना लिंक हुआ जो शेडेड पार्ट है तो 1/6 पार्ट, बाकी सब तो पूछा ही नहीं था. रीजनिंग क्लियर है? याद रखिएगा ऐसा पूछा भी जाता है. अच्छा, सेकंड पार्ट में बोला अगर इस डिस्टेंस को बढ़ा के 2D कर दिया जाए, इसको 2D कर दिया और इसको D/2 से D डिस्टेंस पे रख दिया तो फ्लक्स पे क्या फर्क पड़ेगा? तो भाई कोई फर्क नहीं पड़ना है. अभी भी क्यूबिकल गॉसियन सरफेस लोगे तो वो चार्ज उसके अंदर ही आ रहा होगा. चार्ज है कितना? सिर्फ Q. फ्लक्स किस पर डिपेंड करता है? चार्ज एनक्लोज्ड पे. तो अगर चार्ज में कोई चेंजेस नहीं किए हैं तो देयर विल बी नो चेंज. लिख दीजिए सेकेंड पार्ट में, देयर विल बी नो चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स. देयर विल बी नो चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स. फ्लक्स सिर्फ चार्ज एनक्लोज्ड पर डिपेंड करता है, तो वो जब तक चेंज नहीं होता है तब तक कोई फ्लक्स चेंज नहीं हुआ. देयर विल बी नो चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स. डन? ऑलराइट. अब जीएससीबी में यही क्वेश्चन वैल्यू के साथ दिया है, नॉट वेरिएबल्स. तो आपको Q by 6 एप्सिलॉन नॉट में Q का वैल्यू दे दिया जाएगा, तो आपको वहां पे वैल्यू रखकर एप्सिलॉन नॉट रखकर फाइनल आंसर लेके आना, जो क्वेश्चन मैंने 14 वहां पे आपको बताया आपके नोट्स का. अब मैं क्वेश्चन नंबर 6 पे जा रहा हूं. सीबीएसई वाले, गुजरात बोर्ड में वो क्वेश्चन नहीं है पर आप भी समझिए, अच्छा है. वो एनसीईआरटी का नहीं इसलिए आपके पास नहीं है. क्वेश्चन नंबर 6. एक कंडक्टिंग शेल दिया हुआ है. इस शेल का इनर रेडियस R1 है और आउटर रेडियस R2 है. तो ये या बीच में एयर है, कुछ भी नहीं है, हॉलो है, बाहर है, बीच में ये कवरिंग पोर्शन. सेंटर पर एक Q चार्ज रख दिया गया है और आउटर सरफेस पर एक कैपिटल Q रखा हुआ है. तो फर्स्ट पार्ट में निकालने के लिए बोला है सरफेस चार्ज डेंसिटी. उसके फर्स्ट पार्ट में कहां पर निकालने को बोला है? इनर सरफेस. और सेकंड पार्ट में कहां निकालने को बोला है? आउटर सरफेस. अब आप देखो कि सेंटर पे रखा हुआ Q चार्ज क्या करेगा? इस स्फीयर के जितने भी नेगेटिव है इंड्यूस कर देगा नियर सरफेस पे नेगेटिव चार्ज और आउटर सरफेस पे पॉजिटिव. याद करो पोलराइजेशन जैसा चीज बताया था फर्स्ट क्लास में.
ये क्यू सेंटर पे रखा हुआ नेगेटिव को नियर सरफेस पे ले आएगा और पॉजिटिव को आउटर सरफेस पे ले जाएगा। तो अंदर वाली सरफेस पे कितना चार्ज इंड्यूस हुआ हम कंसिडर करते हैं माइनस क्यू, और बाहर वाली पे कितना इंड्यूस हुआ प्लस क्यू। तो अगर मुझे अंदर वाली सरफेस की चार्ज डेंसिटी निकालना है तो चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता था, चार्ज पर यूनिट एरिया। तो इनर वाली सरफेस का सिग्मा 1 क्या होगा, माइनस क्यू, और एरिया होता है 4 पाई r1 स्क्वायर। आउटर वाली सरफेस पर देखूं तो एक कैपिटल क्यू ऑलरेडी रखा हुआ है और ये इंड्यूस होके पहुंच गया, तो टोटल चार्ज वहां का हो गया क्यू प्लस कैपिटल क्यू 4 पाई r2 स्क्वायर। तो ये इनर और आउटर सरफेस की सरफेस चार्ज डेंसिटीज आ गई। एंड थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट में, मतलब थर्ड पार्ट नहीं है, बी पार्ट है, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन निकालने को बोला गया है। क्वेश्चन में राइट द एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट x ग्रेटर देन r2। तो मतलब ये पॉइंट कहीं तो बाहर ही होगा, x ग्रेटर देन r2। यहां पर फील्ड कितनी होगी वो बताओ। अब ऑब्वियसली बात है, जहां पर फील्ड निकालनी होती है वहां पर हम गॉसियन सरफेस कंसिडर करते हैं। तो इस गॉसियन सरफेस के अंदर का टोटल चार्ज कितना, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हमने स्फीयर के बाहर निकाला था, वो आया था kc q बाय r स्क्वायर। तो टोटल चार्ज यहाँ पे कितना है, कैपिटल Q प्लस स्मॉल q, ये टोटल चार्ज है अंदर का, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितना है x स्क्वायर। तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन आ गया एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर। डन यहां तक। इसका जो नेक्स्ट वाला 7th क्वेश्चन है वो तो प्रॉपर्टी है गॉसियन सरफेस की, वो आपको लिखनी है। और क्वेश्चन नंबर 8 वो 2 शीट वाला पार्ट था कि इस शीट के लेफ्ट साइड में फील्ड कितनी होगी, बीच में कितनी होगी, राइट साइड पे कितनी होगी। ऑलराइट, यस द्वारकेश। सर हमने ये अज्यूम क्यों किया कि इनर वाला शेल है उसमें नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा और आउटर में पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होगा। ये खुद पॉजिटिव है ना, अच्छा, तो नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है, ओके, तो आ जाएगा अंदर वाले पे माइनस। हाँ, ठीक है, ओके। इस क्वेश्चन में एक जो मुझे शुरू से पसंद नहीं, एक प्रॉब्लम जो मैंने हर जगह ढूंढने का ट्राई किया पर मुझे मिला नहीं, बाहर वाला जो चार्ज क्यू होता है वो उसकी वजह से कोई इंडक्शन की बात नहीं की जाती है इस वाले क्वेश्चन के अंदर, कि वो भी कोई चार्ज इंड्यूस कर रहा होगा या नहीं। आपको मिले तो बताइएगा। उसमें हम उसका प्रेजेंस सिर्फ क्यू की तरह देखते हैं, उसमें कोई चार्ज इंड्यूस होने वाली बात नहीं करते, क्योंकि क्वेश्चन में अगर बोल दिया जाता बाहर वाला चार्ज बहुत छोटा है तो देख लेते, पर ऐसा कुछ दिया भी नहीं। यस वरुण। सर हमने जब डेरिवेशन पढ़ा था तो उसमें हमने एक चीज ये पढ़ी थी कि जो सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ स्फीयर इज कंसीडर्ड क्या एक पॉइंट पे भी वो सेम होती है, मतलब जो सेंटर हम सपोज करते हैं कि सारा चार्ज सेंटर पे अक्यूमुलेटेड है। हाँ, तो सर हम अगर उसका उल्टा करें तो वो प्लस क्यों नहीं होगा देखा मतलब जाए तो। हमने जो स्फीयर कंसिडर किया था वो स्फीयर एक फ्लैट था, मतलब ऐसा बहुत मोटू सा स्फीयर नहीं था जिसमें अंदर की सरफेस और बाहर की सरफेस के रेडियस में कोई खास फर्क मिले। तो वहां पर तो हमने सिर्फ ये कंसिडर किया था कि भाई एक होलो स्फेरिकल शेल है जिसके ऊपर कुछ चार्जेस है, कितने हैं कौन से है हमको नहीं पता, चार्जेस प्रेजेंट है, और इसकी वजह से अगर बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो आर डिस्टेंस पर एक फॉर्मूला आता था kc
क्यू बाय आर स्क्वायर, जिसमें आर क्या होता था, गॉसियन सरफेस का रेडियस। तो वहां से हमने कंक्लूड किया कि अगर आपको फ्यूचर में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने को आती है इस टाइप के कॉन्फ़िगरेशन की, तो आप सपोज कर सकते हो कि पूरा का पूरा चार्ज सेंटर पे कॉन्सेंट्रेटेड है, तो वो एक पॉइंट चार्ज की तरह बन गया, और उससे आर डिस्टेंस पर फील्ड निकालने का फॉर्मूला हमने पहले ही सीख रखा है, केसी क्यू बाय आर। ये कंसेप्ट हुआ करता था वहां का। अब यहाँ पे थोड़ा थिक स्फीयर है, तो इसकी वजह से जो अंदर नहीं, रखा हुआ तब चार्ज मैं है, तब सिर्फ इनर स्फीयर की बात कर रहा हूँ। सिर्फ हाँ इनर स्फीयर के लिए हम ऐसा कर सकते हैं कि अगर अगर हमें सरफेस पे निकालना है, क्योंकि केसी क्यूब बाय स्मॉल आर स्क्वायर की जगह हम R1 स्क्वायर लिख सकते हैं, तो हम ऐसा कंसिडर कर सकते हैं कि सपोज जो पॉइंट चार्ज है प्लस क्यू। देख, मैं इस क्यों नहीं बोल रहा हूं, इस केस में यहाँ पे कोई चार्ज नहीं रखा था सेंटर में, यहां रखा हुआ है। बिकॉज ऑफ दैट चार्ज अंदर वाली सरफेस पे, अगर ये चार्ज नहीं होता तो अंदर वाली सरफेस पे कोई चार्ज नहीं होता, जो सरफेस पर मतलब थोड़ा ऊपर ऊपर हो जाते, बट इसकी वजह से यहाँ पे चार्ज इंड्यूस होके आए, तो वो नेगेटिव है, उसको तो प्लस क्यू कंसिडर नहीं कर सकता। इस क्यू को नहीं लिख रहा हूं मैं वहां पे, मैं इसके अंदर वाले सरफेस पे जो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस इंड्यूस हो गए ड्यू टू दिस चार्ज, वो उसकी बात कर रहा हूं मैं। ओके सर, ठीक है। और सर वो इंडक्शन जो है वो डिस्टेंस से फर्क नहीं पड़ेगा, जैसे जो आउटर सरफेस पे, मतलब डिस्टेंस इनर से बहुत आउटर। बड़ा नहीं है वरुण, बहुत बड़े स्फीयर की बात नहीं हो रही है कि स्फीयर है जिसके अंदर चार्ज रखा हुआ है, रूम बराबर है, रूम से बहुत बड़े बड़े स्फीयर की बात नहीं हो रही, छोटे स्फीयर की बात हो रही है, तो इतने डिस्टेंस पर कोई खास फर्क नहीं पड़े। ओके सर, ठीक। यस प्रीत। सर जब हम ये एक्स डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे थे, तब हमने ये बड़ा क्यू छोटा क्यू लिया, लेकिन जो चार्ज इंड्यूस हुआ है उसे क्यों नहीं काउंट किया? ये चार्ज जो इंड्यूस हो रहा है वो तो इसकी वजह से हो रहा है ना, क्यू की वजह से। हाँ सर। हाँ, तो ये वाला चार्ज क्यू, ये तो जो इंड्यूस हुआ है वो तो इक्वल एंड अपोजिट है, उनका तो प्रेजेंस ही कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, यस सर, ठीक है। माइनस क्यू प्लस क्यू, ये माइनस क्यू था और यहाँ वाले बाहर वाले फेस पे प्लस क्यू आया था, तो वो तो कैंसिल आउट हो गया, तो उसका तो कोई फर्क यहाँ पर आएगा नहीं वैल्यू, तो बचा क्या, दिस क्यू एंड कैपिटल क्यू। ओके ओके सर। ओके, ऑलराइट। क्वेश्चन नंबर 5, सीबीएसई एंड जीएसईबी, क्वेश्चन नंबर आई थिंक 21। यस, इसका आंसर है फिगर नंबर 51 आपके नोट्स का। क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 21 जीएसईबी में। फिगर नंबर 51 आपको बोल दिया, एक प्लेट है, यहाँ पे एक चार्ज इसकी विसिनिटी में रख दिया गया है, चार्ज इज पॉजिटिव, फील्ड लाइंस बताओ। तो चार्ज पॉजिटिव था, इस वजह से इस प्लेट के अपर सरफेस पर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो गए, तो इससे जो फील्ड निकलेगी वो पॉजिटिव से निकलेगी और नेगेटिव में एंटर कर रही होगी, पर रेडियली। इस वजह से निकलते वक्त और एंटर करते वक्त उसको 90 डिग्री मेंटेन रखना पड़ेगा यहाँ पर, तो वो फिगर आपको वहां से देख के बनाना रहेगा। देख लीजिएगा मेरा तो अप टू डेट है या नहीं। फिगर 51 मिल गया ना सबको, सेशन 1.6 के स्टार्टिंग में ही है। जितने टिपिकल टफ क्वेश्चंस हो सकते थे वो सब मैंने आपको डिस्कस करवा दिए हैं। गुजरात बोर्ड में जो क्वेश्चंस मैंने छोड़े वो डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड, तो आपके एक दो न्यूमेरिकल जो 1.6 के बच जाते हैं वो ऑलरेडी आप कर सकते हैं। डाउट है आपके होमवर्क शीट पे अपलोड, आप शैलेश सर का कांटेक्ट कर सकते हैं, सिद्धनाथ सर को गुजरात बोर्ड वाले कांटेक्ट कर सकते हैं, उनके आइडियल आंसर्स के लिए होमवर्क शीट के वो आपको भेज देंगे। यहाँ पर मेरा 1.6 कंप्लीट हो जाता है। अब 1.6 का होमवर्क जिसने अभी तक अप टू डेट रखा है, 1.5 तक का होमवर्क, वो 6 का होमवर्क नेक्स्ट क्लास में से पहले सबमिट करना है। और जिसने पाइल अप किया हुआ है, अगेन आपको मैंने एक पूरा वीक दे दिया है, इस वीक के अंदर अंदर आप